देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सामने मौजूद दोस्तों, चलिए के सबसे पहले सबसे बड़ी को बताएंगे। विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर की हुई जोरदार तरीके की बेइज्जती के बीच सभा के अंदर ही गवर्नर अपमानित होकर भाषण छोड़कर भाग गए। दोस्तों बताएंगे कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की कहां की सरकार और गवर्नर के बीच में तलवारें खिंचती हुई नजर आई है। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कैसे अचानक से गवर्नर को भागना पड़ा। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर राहुल गांधी की एक के बाद एक कई सारे कार्यक्रम एक ही दिन में हुए। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर जितनी सीटें लड़ी थी कांग्रेस पार्टी उसमें से आधी सीटें जीत गई है। दोस्तों इस आंकड़े के बाद महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर नहीं उठ रहे कोई सवाल। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के 12वीं पास बने हैं नए अध्यक्ष और कई तरीके के मुकदमे भी इनके ऊपर दायर किए गए हैं। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे। आज की सारी बड़ी खबरें तो सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु के बीजेपी के गवर्नर को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करना बंद करना चाहिए, निष्पक्ष तौर पर काम करना चाहिए, वरना इस तरीके से ही इंडिया गठबंधन की सरकार के द्वारा बार बार गवर्नर को नया दिखाया जाता रहेगा और इसी तरीके से विधानसभा को छोड़ छोड़कर भागा करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर तमिलनाडु के अंदर विधानसभा में बजट सत्र शुरू हो रहा है। दोस्तों ऐसे में तमिलनाडु विधानसभा सत्र के दौरान मंगलवार को बीते दिन जबरदस्त तरीके का हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। राज्यपाल आर.एन. रवि एक बार फिर से राष्ट्रगान का अपमान का आरोप लगाने लगे दोस्तों, और बीच में ही भाषण छोड़कर भाग गए। आपको बता दें कि पिछले सालों की तरह गवर्नर ने कहा कि तमिल गाना बजाया जा रहा है, यानी तमिलनाडु का जो राज्य का अपना सॉन्ग है, गाना है, वो बजाया जा रहा है और राष्ट्रगान यानी जो नेशनल एंथम है उसको नहीं बजाया गया। स्पीकर अपावू ने इसके लिए पूरी तरीके से मना कर दिया, ऐसा दावा गवर्नर कर रहे हैं। दोस्तों गवर्नर रवि कहते हैं कि उन्होंने अपना भाषण देना शुरू किया तो उनके भाषण में बार बार कोई ना कोई रुकावट पैदा करने की कोशिश की गई। कभी माइक बंद हो गया तो कभी बीच में ताली बजाई गई, कभी राष्ट्रगान का सम्मान नहीं किया गया और गवर्नर के वॉकआउट के बाद विपक्ष के लोग यानी एआईएडीएमके के लोग भी असेंबली से बाहर चले गए। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के सहयोगी की सरकार तमिलनाडु में चल रही है। दोस्तों राज्यपाल के साथ में 36 का आंकड़ा चलता है। ऐसे में राज्यपाल बार बार दावा कर रहे हैं कि उनका माइक बंद कर दिया गया था, भाषण नहीं देने दिया गया, लेकिन राज्यपाल की जो हरकतें हैं दोस्तों उसे लेकर तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी गठबंधन काफी नाराज नजर आता है, क्योंकि राज्यपाल जिस तरीके की भूमिका निभाते हैं ऐसा लगता है कि राज्यपाल कोई निष्पक्ष पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी गठबंधन की सरकार नाराज रहती है और विधानसभा में जबरदस्त तरीके का हंगामा हुआ और उसके बाद भाषण छोड़कर भाग गए। तो भाषण में जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन खड़े हुए। दोस्तों एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि मैं केवल इतनी सी बात बोलना चाहता हूं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री तमिलनाडु के थे अन्ना दुर्रे, वो एक बात बोला करते थे, वो बोला करते थे कि बकरे को दाढ़ी की क्या जरूरत है और राज्य को गवर्नर की क्या जरूरत है, यानी गवर्नर का पोस्ट तो राज्य के ऊपर होना ही नहीं चाहिए, यानी किसी भी राज्य के अंदर गवर्नर का पोस्ट होने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे बकरे के ऊपर दाढ़ी होने का कोई औचित्य नहीं है, वैसे ही किसी राज्य के अंदर गवर्नर के पोस्ट होने का कोई औचित्य नहीं है। हम तो चाहते हैं कि गवर्नर का पोस्ट खत्म कर दिया जाए। फालतू के राज्य सरकार के ऊपर गवर्नर को लाकर थोपा गया है केंद्र सरकार के द्वारा, इसे जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए, गवर्नर होना ही नहीं चाहिए। और तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर जिस तरीके की भूमिका निभाते हैं दोस्तों, इनके प्रति लोगों में एक गुस्सा देखने को जरूर मिलता है। आपको बता दें कि आर.एन. रवि ने जितनी बार भी गवर्नर के पोस्ट पर कोई फैसला लिया है, राज्य सरकार के खिलाफ ही फैसला लिया है और राज्य सरकार जब भी कोई कानून पास करके आर.एन. रवि के पास भेजती है दोस्तों, आर.एन. रवि उसमें कुछ ना कुछ अड़ंगा लगा देते हैं, या तो बिल को अपने पास रख लेते हैं लंबे समय के लिए और कानून के प्रभाव को ही खत्म कर दिया जाता है पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके। और कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति को गवर्नर भेज देते हैं और राष्ट्रपति वहां से कोई जवाब नहीं देते तो कानून पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाता है। ऐसे में कमजोर पड़े कानून का फायदा ये लोग लेते हैं और कहीं ना कहीं राज्य सरकार की गवर्नर को लेकर भी खुन्नस रहती है दोस्तों, और इसी का पूरा बदला निकाला गया और विधानसभा के अंदर एक बार फिर से गवर्नर की बेइज्जती हुई जैसा दावा गवर्नर कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार कह रही है कि उन्होंने कोई अपमान नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद गवर्नर बीच में भाषण दिए बिना चले गए। सवाल ये उठता है कि गवर्नर की ये ड्यूटी है कि वो भाषण को पूरा आकर पढ़े। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि गवर्नर को अपना काम करना चाहिए, इस तरीके से गुस्सा दिखाकर कुछ नहीं होगा, या तो अपने पोस्ट से इस्तीफा देना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर थे दोस्तों। बीते दिन राहुल गांधी ने घुमाऊ गेस्ट हाउस में जाकर 2 बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पहले प्रतिनिधि मंडलों और मतदाताओं से राहुल गांधी ने मुलाकात की। इसके बाद एमपी लेड के काम को उद्घाटन करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे। फिर रायबरेली प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट के टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के लिए राहुल पहुंचे दोस्तों। इसके बाद नगर पालिका के अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर के आवास पर राहुल गांधी मौजूद थे। फिर मनरेगा चौपाल लगाई गई 11:15 बजे के आसपास और राहुल गांधी ने इस दौरान कई सारे लोगों को मनरेगा के बारे में बताया दोस्तों। और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी
ने जो एक एक चिट्ठी लिखी है ग्राम वासियों के लिए, वे सारी चिट्ठी उन लोगों तक पहुंचाई गई। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के मॉडल और भारतीय जनता पार्टी के मॉडल में जमीन आसमान का अंतर है। दरअसल दो तस्वीरें अभी आजकल में गुजरात से सामने आई है दोस्तों, और इन्हीं दो तस्वीर से पता चलता है कि विकास कैसे बीजेपी सरकार में चल रहा है और कैसे कांग्रेस की सरकार में चला करता था। यानी कांग्रेस पार्टी की 70 साल की सरकार ने क्या किया, इसका जवाब देते हुए कांग्रेस की ओर से दो तस्वीर शेयर की गई है। एक तस्वीर में 70 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा बनाया गया पानी का टंकी, जिसके ऊपर बुलडोजर किरान से चढ़ा दिया गया और बुलडोजर चढ़ाकर उसे तोड़ा जा रहा है, क्योंकि नॉर्मल तरीके से ये टंकी नहीं टूट रहा दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सरकार के दौरान इतना अच्छा माल लगाया गया था, यानी इतना अच्छा खासा पैसा खर्च करके एक मजबूत टंकी बनाया गया था। और 70 साल की कांग्रेस की सरकार की टंकी तोड़ने के लिए बुलडोजर भी पूरी तरीके से हाफता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर एक और तस्वीर गुजरात से सामने आती है दोस्तों, यहाँ पर 21 करोड़ की एक टंकी बनाई जाती है, जिससे तकरीबन 14 गांव के अंदर पानी देने का एक प्लान तैयार किया गया था। लेकिन उद्घाटन से एक दिन पहले ही ये 21 करोड़ की टंकी धराशायी होकर गिर गई दोस्तों, यानी 21 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए थे इस टंकी को बनाने के लिए, और ये एक दिन भी नहीं टिका। इससे पता चलता है कि भाजपा सरकार के विकास और कांग्रेस पार्टी की 70 साल पुरानी विकास में क्या जमीन आसमान का अंतर है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के चुनाव नतीजों को लेकर मीडिया वाले दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को बुरी हार मिली, लेकिन हकीकत ये थी दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी 2869 सीटों में से मात्र 528 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ी, और जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा उसमें से 226 सीटें कांग्रेस जीती, यानी आधे से ज्यादा सीटें जहां पर कांग्रेस लड़ी वो जीत कर आई है दोस्तों। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटों पर लड़ती तो ज्यादा संभावना थी कि वो जीत कर आते। ऐसे में आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं निकाय चुनाव को लेकर यह बात जानना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने लड़ा ही था केवल 528 सीटें, तो अगर 226 सीटें उसको ओवरऑल मिला है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी जीत के तौर पर देखा जाएगा। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है और भारतीय जनता पार्टी ने नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे बनाया है उसकी घोषणा होने के बाद चुनाव का ऐलान किया गया, लेकिन वह भी नहीं हुआ। नितिन नवीन को मंगलवार को औपचारिक रूप से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। उन्होंने जेपी नड्डा का स्थान लिया है। कांग्रेस ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव में उनकी कोई भूमिका नहीं रही और चुनाव को प्रभावित करने का मौका भी ज्ञानेश कुमार को नहीं मिला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में पूछे जाने पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव कहां पर हुआ, इसे चुनाव क्यों कहा जाए, यानी जिस चुनाव के अंदर दूसरा कोई उम्मीदवार ही नहीं था तो ये चुनाव कैसे हुआ। आपने अध्यक्ष पहले ही घोषित कर दिया था, फिर कहां फिर चुनाव होगा, लेकिन चुनाव तो हुआ ही नहीं। यानी आप लोग बोल रहे थे कि चुनाव होगा, लेकिन सामने से कोई और नामांकन दाखिल करने के लिए नहीं आया, तो इससे साफ तौर पर एक तरफा ही चुनाव रहा, तो इसको चुनाव कैसे बोल सकते हैं। पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग बिग बॉस का गेम खेल रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने पर बधाई दी और कहा कि पार्टी से संबंधित मामले में युवा नेता उनके बॉस है दोस्तों, यानी वही फालतू की बातें चल रही थी। सबको पता है कि नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने बैठकर तय किया है कि नितिन नवीन को अगला बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है, उसके बाद नामांकन दाखिल करवाया जाता है और नामांकन दाखिल होते वक्त भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता मौजूद रहते हैं दोस्तों। और बीजेपी अपने आप को करोड़ों कार्यकर्ता वाली पार्टी बताती है और एक भी कार्यकर्ता सामने नहीं आया नितिन नवीन के सामने विरोध करने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए, और एक तरफा ही नितिन नवीन चुनाव जीत गए। तो इससे पता चल रहा है कि ये कोई सहयोग नहीं है बल्कि एक बहुत तगड़ा प्रयोग है। पहले से ही सब कुछ तय था कि किसको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है। वैसे भी नितिन नवीन बीजेपी के डिमांड पर पूरी तरीके से खड़े उतरते हैं दोस्तों। नितिन नवीन केवल 12वीं पास है, यानी बीजेपी दावा करती है कि युवा व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रही है दोस्तों, लेकिन ये कैसा युवा है कि केवल 12वीं पास है और 12वीं तक शिक्षा लेकर भाजपा वाले इनको युवाओं का नेता बता रहे हैं दोस्तों। और उससे बड़ी बात यह है कि परिवारवाद के तहत आने वाले ये नेता है, यानी दिन रात परिवारवाद को कोसने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया है। नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जनसंघ और बीजेपी के नेता हुआ करते थे दोस्तों, यानी विरासत में राजनीति मिली है नितिन नवीन को और विरासत की राजनीति करके आज नितिन नवीन चांदी के चमची से अपने जीवन की शुरुआत करने के बाद, यानी एक राजनीतिक परिवार में जन्म लेने के बाद आज इस पोस्ट पर पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जश्न मना रही है। बीजेपी को बताना चाहिए कि उन्होंने परिवारवादी व्यक्ति नितिन नवीन को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है और भारतीय जनता
पार्टी सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी है। अगर आप भी मानते हैं कि 12वीं पास है केवल और परिवारवादी नेता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देश के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने देश के युवाओं से वादा किया था कि बीजेपी एक ऐसे चेहरे को आगे करेगी जो स्वच्छ और तेज तर्रार छवि का व्यक्ति होगा। ऐसे में नितिन नवीन, जिसके पिता भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं दोस्तों, आज वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। तो इसमें कुछ खास नया नहीं है। सबको पता है कि बीजेपी के परिवारवादी नेता को बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी है और बीजेपी में बड़े पोस्ट पर पहुंचने के लिए एजुकेशन भी एकदम ना के बराबर चाहिए दोस्तों, इसीलिए नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर चंडीगढ़ के नगर निगम के अंदर मेयर चुनाव को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी गठबंधन को लेकर फैसला कर रही है दोस्तों। दोनों पार्टी के शीर्ष नेताओं ने सहमति बना ली है और कहा है कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन के तहत मेयर चुनाव को लेकर जानकारी मिली है, यानी आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार मेयर चुनाव को लेकर उतारने वाली है और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पोस्ट के लिए कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार को आगे करेगी और इसके एवज में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के नेता को सपोर्ट करेगी दोस्तों। और आम आदमी पार्टी के लोग डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के लिए कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करेंगे, यानी दोनों के बीच समझौता हो चुका है। अब देखते हैं किस तरीके का समीकरण 29 तारीख को भरकर सामने आएगा दोस्तों। 29 जनवरी को वोट डाले जाने वाले हैं और उम्मीदवारों को लेकर चर्चा चल रही है। ऐसे में जो आंकड़ा है उसके अनुसार दोनों गठबंधन के पास 18 पार्षदों का समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी के पास 18 पार्षदों का समर्थन है, आम आदमी पार्टी को 11 और कांग्रेस को 6। दोनों दलों को मिलाकर कुल 17 होते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के सांसद मनीष तिवारी सांसद है चंडीगढ़ से, तो उनका भी एक वोट होगा, तो 18 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को मिलाकर है दोस्तों। जबकि भारतीय जनता पार्टी के भी 18 पार्षद है और लगभग ड्रॉ पर मुकाबला रुक रहा है। हालांकि दोस्तों पंचायत चुनाव के दौरान वोटिंग से पता चलेगा कि आखिर चुनाव किस दिशा में आगे बढ़ा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें बिहार में कांग्रेस पार्टी समेत विपक्षी दलों के विधायकों में टूट के दावे के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने 6 के 6 विधायकों को बिहार से दिल्ली तलब किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि आप आइए, आप लोगों से मुझे बातचीत करनी है, यानी बिहार कांग्रेस के नेताओं से राहुल गांधी बातचीत करना चाहते हैं दोस्तों और उनसे सीधा सीधा पूछना चाहते हैं कि क्या उन्हें कोई समस्या है पार्टी को लेकर। जो 6 विधायक है उनकी मानसिकता और जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट छप रही है कि जनता दल यूनाइटेड के संपर्क में है कांग्रेस पार्टी के जीते हुए 6 के 6 विधायक, तो राहुल गांधी खुद से इस मामले पर संज्ञान लेते हुए सारे के सारे 6 विधायक को अपने से मिलने के लिए अपने घर पर बुला रहे हैं। इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर 22 जनवरी को किसान करेंगे उग्र आंदोलन। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने अल्टीमेटम दिया है। आपको बता दें कि यह खबर राजस्थान के जैसलमेर के मोहनगढ़ में किसानों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायत बुलाई थी दोस्तों, जिसमें बड़ी संख्या में किसान पहुंचे और अपना रोष प्रकट किया गया। अमर शहीद राजेंद्र सिंह स्मारक स्थल पर आयोजित पंचायत में सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचकर आगे की रणनीति तैयार करने के साथ ही जिला कलेक्टर के नाम थाना प्रभारी को सौंपे जाने को लेकर विवाद खड़ा कर गए दोस्तों। इस तरीके से और भी कई मामले थे जो पूरी तरीके से उत्तराखंड के अंदर खराब हालात को दिखा रहे थे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें छत्तीसगढ़ में सरकारी धान भंडारण केंद्रों से करोड़ों रुपए के मूल्य के धान के गायब होने के मामले में कांग्रेस पार्टी ने दुर्ग शहर के अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता ने इस कथित घोटाले की जिम्मेदारी चूहों पर डालकर सरकार पर तंज कसते हुए प्रतीकात्मक रूप से विरोध किया। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में पूर्व विधायक अरुण वोरा सहित जिले भर से बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए दोस्तों और कलेक्टर कार्यालय के सामने आयोजित प्रदर्शन के दौरान चूहा झांकी निकाल के बीजेपी का विरोध किया गया। यानी जिस तरीके से बीजेपी की सरकार में दावा किया जाता है कि चूहे सामान खा जाते हैं और घोटाले कर लेते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने तंज कसते हुए इसीलिए अपने साथ में चूहे लाने का फैसला लिया। आप लोग क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा में कश्मीरियों के साथ एक बार फिर से अपमानित व्यवहार किया गया। आपको बता दें कि हरियाणा के यमुनानगर के अंदर 2 कश्मीरी युवाओं के साथ में बदसलूकी और जबरन धार्मिक नारे लगवाने का मामला सामने आया। कुछ स्थानीय युवक ने कश्मीरी युवकों से दबाव बनाकर पाकिस्तानी बताते हुए जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगवाने की कोशिश की दोस्तों। तमाम कोशिश के बावजूद कश्मीरी युवकों ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया कि अगर मैं आपसे बोलूं कलमा पढ़ने के लिए तो क्या आप पढ़ोगे। कुल मिलाकर दोस्तों अभी क्योंकि सर्दियों का टाइम है, सर्दियों के टाइम में जम्मू कश्मीर के ज्यादातर लोग अपना व्यापार करने के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों के अंदर आते हैं दोस्तों, यानी अलग अलग राज्यों के अंदर जाते हैं और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है दोस्तों। और कश्मीरी व्यक्ति को भारत में कहीं भी घूमने की आजादी है, जैसे देश के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति को देश के किसी भी कोने में जाने की पूरी इजाजत है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आकर अलग अलग इलाकों के अंदर व्यापार कर रहा है और वो भारतीय ही है, यानी कश्मीर का भारतीय ही है, तो उसके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार कहीं ना कहीं भारत की छवि को खराब करता है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और नई बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर
कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री, जिसे बचाने के लिए पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विजय शाह से लेकर कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त तरीके की नाराजगी है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने विरोध जताया है, प्रदर्शन किया है, क्योंकि विजय शाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक आदेश जारी किया गया और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार से बोला गया कि 2 सप्ताह के अंदर आप लोग इस पूरे मामले पर क्या एक्शन ले रहे हो ये हमको बताओ, वरना फिर हम अपने हिसाब से एक्शन लेंगे। भारतीय सेना के कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले बीजेपी के नेता, जिनका बयान आज भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है। दोस्तों, इतने दिन होने के बावजूद अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत भी नजर आती है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने अलग अलग तरीके से विरोध किया है, लेकिन विरोध हर जगह पर किया गया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताकर चलते हैं। एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के प्रशासन के द्वारा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नोटिस जारी किए जाने का हवाला देते हुए मंगलवार को योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के मुसलमानों से नागरिकता के कागज मांगते मांगते अब देश के शंकराचार्य से भी कागज दिखाने के लिए बोलने लगे। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने भी ये कहा कि किसी मुख्यमंत्री या प्रशासन को ये तय करने का हैसियत नहीं है कि शंकराचार्य कौन है। आपको बता दें कि माघ मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मौनी अमावस्या स्नान करने से मेला पुलिस और प्रशासन द्वारा कथित तौर पर आयोजित किए जाने को लगे रोक विवाद के बीच में मेला प्रशासन ने एक नोटिस जारी करते हुए स्वयं को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में कैसे प्रस्तावित किया, एक बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर दोस्तों, शंकराचार्य से बोला जा रहा है कि आप प्रूव करिए कि आप सच में शंकराचार्य है या नहीं है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की ओर दोस्तों, जहां पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर नई अपडेट है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के अंदर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे थे। दोस्तों, रायबरेली में राहुल गांधी को उनके दादा फिरोज गांधी का ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए एक व्यक्ति आता है। राहुल गांधी इस वक्त अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर है दोस्तों, और इस दौरान रायबरेली दौरे के दूसरे दिन विकास सिंह नाम का एक शख्स फिरोज गांधी के ड्राइविंग लाइसेंस लेकर राहुल गांधी के पास पहुंचता है और उनको लाइसेंस सौंप देता है। राहुल गांधी ने इसे देखा तो उनको अपनी मां सोनिया गांधी की याद आ गई। दोस्तों, उन्होंने सोनिया गांधी जी को फोन लगाते हुए बताया कि मुझे एक ऐसी चीज मिली है जो काफी सरप्राइज है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने दादा फिरोज गांधी की तस्वीर खींचकर भेजी और सोनिया गांधी को सारी बातें बताई। अपने दिवंगत दादा को ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद राहुल गांधी उसे देखते ही तुरंत वहीं से अपनी मां सोनिया गांधी को सोशल मीडिया के जरिए लाइसेंस की फोटो भेज देते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान रायबरेली से ही सांसद थे फिरोज गांधी। दिसंबर 1912 में उनका जन्म हुआ था। 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में रायबरेली से वो चुनाव लड़े थे और वो जीतकर रायबरेली के सांसद बने थे। उनका निधन 7 सितंबर 1960 को हुआ था। ऐसे में दोस्तों, रायबरेली से जुड़े हुए सांसद रहे हैं फिरोज गांधी और उन्हीं की याद राहुल गांधी को आई है। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें मुंबई के अंदर मेयर चुनाव को लेकर शिवसेना के पार्षदों के फोन को टैप किया जा रहा है। संजय राउत ने एक बड़ा दावा किया है। संजय राउत ने दावा किया कि बीएमसी के चुनाव में महापौर के वोटिंग से पहले बीजेपी वाले कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष के लोगों को चुराया जाए और इसीलिए विपक्ष के जितने भी पार्षद हैं उन सबके फोन को टैप करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये लोग कितनी भी हरकतें कर ले, अंत में जीत तो सत्य की होगी ही होगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, करूर के भगदड़ मामले में तमिलगा वेट्री कजगम यानी टीवी के पार्टी के चीफ और एक्टर विजय थालापति से सीबीआई 8 दिन में दूसरी बार पूछताछ कर रही है। दोस्तों, विजय सोमवार को तकरीबन 10:30 बजे के आसपास दिल्ली स्थित सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां पर शाम 5 बजे तक उनसे लगातार बातचीत की गई और उनसे सवाल जवाब किए गए। जांच अधिकारियों ने उनसे करीब 1.5 घंटे तक सवाल जवाब किया। इसके बाद वो चेन्नई के लिए रवाना हो गए। इससे पहले 12 जनवरी को उनसे 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई। सीबीआई उनसे भगदड़ के मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। दरअसल 27 सितंबर 2025 को करूर के अंदर विजय की रैली के दौरान भगदड़ हुई थी और इस दौरान 41 लोगों की मौत हो गई, 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। सीबीआई उस दिन ड्यूटी पर तैनात 9 सुरक्षा कर्मियों से भी पूछताछ कर रही है। अब थालापति विजय ने बताया है कि उन्होंने एक बार फिर से स्पष्ट कहा है कि उनका दूर दूर तक कोई भी भगदड़ में लेना देना नहीं था, लेकिन बार बार उनको जांच एजेंसियों की ओर से अलग अलग तरीके सवाल पूछा जा रहा है। साथ साथ दोस्तों, बंगाल चुनाव 2026 से पहले SIR हियरिंग के बीच कांग्रेस पार्टी ने भी कोलकाता के अंदर शक्ति प्रदर्शन किया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO बंगाल के कार्यालय पर जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया और कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की कि आगे बढ़े और पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। बैरिकेडिंग्स लगाई गई। बैरिकेडिंग्स पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चढ़ गए और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पार्टी के नेताओं ने ममता बनर्जी पर भी कई आरोप लगाए। दोस्तों, कुल मिलाकर लगातार संघर्ष कांग्रेस पार्टी का भी पश्चिम बंगाल के अंदर जारी है, जिससे पता चलता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर एक बार फिर से 2 बड़े खेमे बनने वाले हैं। लेकिन तीसरा खेमा भी काफी मजबूत हो सकता है। कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी ने गठबंधन
गठबंधन बनाने का ऐलान किया है और इसके बाद एक नई तरीके के समीकरण भी देखने को मिल रहे हैं। साथ साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। 2018 में दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा को रोकने के लिए दिशा निर्देश तय किए थे। कोर्ट ने दायर याचिकाओं में इस आदेश पर सही तरह से अमल न होने और भड़काऊ बयानबाजी पर लगाम लगाने के लिए कोर्ट के दखल की मांग की है। दोस्तों कुल मिलाकर लगातार कोर्ट के द्वारा लगाए गए नियमों पर चर्चा चल रही है और हेट स्पीच देने वाले लोगों की खटिया खड़ी होनी चाहिए। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और मानते हैं कि हेट स्पीच को लेकर एक क्लियर कट डेफिनेशन होनी चाहिए तो अपनी राय जरूर बताकर चलते हैं और अपडेट की तरफ, जहां पर निर्वाचन आयोग ने हाल ही में सौंपी गई भारतीय जनता पार्टी की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार पार्टी के पास लगभग 10,000 करोड़ रुपए की नकदी और जमा धनराशि है। यानी भारतीय जनता पार्टी के पास 4 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं अकाउंट में और कांग्रेस पार्टी के पास मात्र 200-300 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। दोस्तों यानी जमीन आसमान का अंतर है कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है उसके और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। इससे कहीं ना कहीं उनके साथ एक अन्याय के तौर पर ही देखा जा सकता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के संबल जिले के अंदर हालिया हिंसा के मामले को लेकर उस समय डीएसपी रहे अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने किया था। दोस्तों अब विभांशु सुधीर का स्थानांतरण हो गया है, ट्रांसफर हो गया है। यानी जिस जज ने कहा था कि मामला दर्ज किया जाए अनुज चौधरी के खिलाफ, उसका ही तबादला कर दिया गया और गोरखपुर के अंदर गए थे दर्शन करने के लिए अनुज चौधरी। और अगर आप सारे घटनाक्रम को जोड़कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह तबादला हुआ नहीं है बल्कि जरूर सुनियोजित तरीके से एक बहुत बड़ी साजिश के तहत ऐसा किया गया होगा। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इस तरीके से पहुंचते रहे। देख रहे थे आपका अपना जय हिंद जवाहर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।